ओके, मैंने आपको जैसे कि बेसिक डिस्क्रिप्शन के टाइम पे भी एक्सप्लेन किया था कि लूप्स आर ऑफ 3 टाइप्स। तो सेकंड टाइप हम आज स्टार्ट कर रहे हैं व्हाइल लूप। अब यहाँ पे व्हाइल जो होता है वो हमारे पास में इनडिटर्मिनेट और प्री टेस्टेड टाइप का लूप होता है। इनडिटर्मिनेट का मतलब ये होता है कि हमें पता नहीं है कि कितनी बारी हमें लूप चलाना है या कितनी बारी काम करेगा एक नंबर। दैट इज व्हेन वी यूज व्हाइल लूप। अब दूसरी चीज है प्री टेस्टेड। प्री टेस्टेड का मतलब है कि कंडीशन पहले चेक होगी, बाद में स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। अगर कंडीशन हमारी पहली बार में ही फॉल्स हो जाती है तो हमारा लूप एक भी बार नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे हर बारी हम इनडिटर्मिनेट वाला पार्ट अप्लाई करें जरूरी नहीं है। जब भी हमें पता होता है कि कितनी बारी हमें लूप चलाना है तो हम कहते हैं कि फॉर को काम में लेना चाहिए, क्योंकि उसके लिए फॉर बनाया गया है। लेकिन अगर हम चाहें तो सेम टाइप की वर्किंग के लिए हम व्हाइल को भी काम में ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हम वही एग्जांपल्स कवर कर रहे हैं जो हमने फॉर के साथ कवर किए थे। उसके बाद एक्चुअली में व्हाइल में किस तरीके से नंबर्स चेक होते हैं उनके एग्जांपल्स हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे इनडिटर्मिनेट और प्री टेस्टेड आपको ध्यान रखना है। लूप चाहे कोई सा भी हो उसके 4 पार्ट होंगे ही होंगे, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, स्टेटमेंट एंड अपडेशन। अब डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का लूप है हमारे स्टेटमेंट जो है वो थोड़े से ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रोग्राम है दैट इज डिस्प्ले सीरीज फ्रॉम 1 to 10। अब यहाँ पे फॉर के साथ ये सेम प्रोग्राम हमने इम्प्लीमेंट किया था। I is equals to 1, I is less than equal to 10 and I plus plus। तो सिचुएशन हमारी वही रहेगी। स्टार्टिंग वैल्यू हमें पता है, एंडिंग वैल्यू हमें पता है। इस 1 से अगर 10 तक हमें पहुंचना है तो 1 by 1 वैल्यू में इंक्रीमेंट करना होगा। अगर इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो फिर 1 हमेशा 10 से छोटा ही रहेगा, लूप हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे void main, उसके बाद फॉलोड बाय कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे चाहे हम किसी भी तरीके की लूप की बात करें, वेरिएबल का डिक्लेरेशन तो हमें पहले ही करना होता है, जो कि फॉर में भी था। लेकिन फॉर में होता क्या था कि हम इनिशियलाइजेशन साथ में करते थे। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और हमारा अपडेशन, तीनों चीजें साथ में लिखी जाती थी, बट व्हाइल में अलग अलग होता है। सबसे पहले हमें इनिशियलाइजेशन करना होता है। अगर आपने कंडीशन लिख दिया है तो फिर वो गार्बेज वैल्यू को लेके काम करेगा। तो डिक्लेरेशन के साथ में भी इनिशियलाइजेशन हम कर सकते हैं, या फिर हम बाद वाले स्टेटमेंट में भी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है int I is equals to 1। तो यहाँ पे I नाम का वेरिएबल डिक्लेयर भी किया है और उसमें इनिशियल वैल्यू 1 भी मैंने असाइन कर दिया है। तो यहाँ पे लूप का पहला पार्ट तो हमने कंप्लीट कर दिया, इनिशियलाइजेशन वाला। अब इसके बाद क्लियर स्क्रीन, पुराने आउटपुट को क्लियर करने के लिए, कंसोल को क्लियर करने के लिए। अब उसके बाद आती है हमारी कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो लूप नहीं चलेगा, तो सेकंड कंडीशन ही चेक होगी। सबसे पहले हमें लिखना होगा व्हाइल कीवर्ड फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, और इस पैरेंथेसिस के बीच में हमें अपनी कंडीशन स्पेसिफाई करनी है, जो भी कंडीशन हम मेंशन करना चाहते हैं। तो हमें जो ये लूप है, हमें जो काम है वो कब तक करवाना है, जब तक हम 10 तक नहीं पहुंच जाते। तो जब तक i की वैल्यू 10 से छोटी है या 10 के बराबर है तब तक हमें काम करवाना है। तो इफ while i is less than equal to 10, तब तक क्या करवाते रहो, तब तक हमें यहाँ पे सीरीज प्रिंट करवानी है और 1 by 1 वैल्यू का इंक्रीमेंट भी करना है, क्योंकि अगर इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू पे कैसे जाएगा। तो यहाँ पे जो while का हमारा कंस्ट्रक्ट होता है, उस कंस्ट्रक्ट के अंदर ही स्टेटमेंट्स भी लिखे जाते हैं और अलग अलग तरीके के अपडेशंस भी इसी कंस्ट्रक्ट के अंदर किए जाते हैं। तो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, स्टेटमेंट्स एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे i की वैल्यू को प्रिंट करवाया है, printf %d/n, अब करंटली i की वैल्यू है क्या, 1। 1 10 से छोटा है, ऑब्वियसली कंडीशन ट्रू हो गई हो हमारी, तो हम आ जाएंगे इस लूप के अंदर। Just a minute। ऑलराइट, एज आई वाज सेइंग कि यहाँ पे i जो है हमारा उसकी इनिशियल वैल्यू 1 है और 1 जो है वो 10 से छोटा होता है। कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, हम आएंगे लूप के अंदर और सिंपली मैंने i की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट वैल्यू होनी चाहिए हमारी 2। लेकिन 2 तभी होगा जब हम इस i की वैल्यू के अंदर चेंजेस करेंगे। तो कंप्लीट स्टेटमेंट्स को लिखने के बाद जो भी हमें एग्जीक्यूशन करवाना है, उन स्टेटमेंट्स को लिखने के बाद यूजुअली हम i++ करते हैं। चाहो तो
आप पहले भी कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि बाद में आएगा या पहले आएगा, लेकिन यूजुअली हम लोग स्टेटमेंट्स को पहले एग्जीक्यूट करवाते हैं और उसके बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का काम करते हैं। तो पहले i की वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। अगर आप यहाँ पे पहले i प्लस प्लस लिख दोगे तो होगा क्या, i के अंदर इंक्रीमेंट होके उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी और 1 हमारे पास में प्रिंट ही नहीं होगा। इसी वजह से हम यहाँ पे पहले स्टेटमेंट्स लिखते हैं, बाद में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं। अब इंक्रीमेंट होके i की वैल्यू 2 हो गई है, फिर से कंडीशन चेक होगी। 2 अगेन इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, फिर से i की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर से इंक्रीमेंट हुआ है, i की वैल्यू बन जाएगी 3। 3 फिर से 10 से छोटा है, फिर से i की वैल्यू प्रिंट होगी और फिर से इंक्रीमेंट होगा, इट बिकम्स 4। फिर से कंडीशन चेक होगी, 4 छोटा है 10 से, फिर से कंडीशन ट्रू है और फिर से i की वैल्यू प्रिंट यानी कि 4 आ जाएगा स्क्रीन पे। फिर से i प्लस प्लस। अब ये सेम प्रोसेस चलता रहेगा कब तक, जब तक हम 10 तक नहीं पहुंच जाते। 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, फिर से जो है हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होगा यानी कि 10 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब मैंने किया है i प्लस प्लस, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होके वैल्यू हो गई 11। अब 11 जो है ना वो 10 से छोटा है ना वो 10 के बराबर है, तो यहाँ पर आकर हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई है। कंडीशन के फॉल्स होते ही हम डायरेक्टली पहुंच जाते हैं इस कर्ली ब्रेस के लिखे हुए बाद वाले स्टेटमेंट पे। यहाँ पे तो गेट ch लिखा हुआ है, तो जैसे ही हम लोग एक की कोई भी प्रेस करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग हमारे प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। तो सिंपली बिल्कुल फॉर लूप की तरह यहाँ पे हमने 1 से लेके 10 तक की सीरीज को प्रिंट कराया है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे व्हाइल लूप को हमने काम में लिया है। तो इनिशियलाइजेशन पहले करना है, देन हमारी कंडीशन आएगी, उसके बाद हमारे स्टेटमेंट आएंगे और उसके बाद आएगा हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला पार्ट। So that's how you can print a series from 1 to 10. इस प्रोग्राम में किसी को कुछ कंफ्यूजन? All right. Then let's move with the next part. सेम टाइप का ही प्रोग्राम है, बस मैंने थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे जो सीरीज है वो क्या है, हम लोग 1 से 10 नहीं बल्कि 10 से 1 तक चलने वाले हैं। यानी कि बेसिकली आपको कहा गया है कि रिवर्स ऑर्डर में आपको काउंटिंग सुनानी है। अब रिवर्स ऑर्डर में काउंटिंग सुनानी है तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। 1 पे आके हम लोग रुक जाएंगे, 10 से हमें स्टार्ट करना है और धीरे धीरे एक एक स्टेप हमें पीछे लेते जाना है, एक एक वैल्यू कम करती हुई जानी है। सेम कंसेप्ट है, बस यहाँ पे एक स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा जो कि हमारा एक्चुअल लूपिंग की वर्किंग है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दोनों कर दिया है। आई नाम का एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है जिसके अंदर इनिशियल वैल्यू मैंने रख दी है 10, क्योंकि मुझे 10 से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब हमारा जो ये लूप है या जो हमें हमारी सीरीज है, जो प्रिंट हमें करवाना है, वो कब तक हमें करवाना है, जब तक हम 1 तक नहीं पहुंच जाते। तो जब तक मेरी वैल्यू 1 से बड़ी या उसके बराबर है तब तक मुझे सारे काम करवाने हैं। तो फॉलोड बाय डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन मैंने CLR STR लिखा है और उसके बाद है हमारा व्हाइल का स्टेटमेंट, दैट इज व्हाइल i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं तो एक एक स्टेप पीछे चलना पड़ेगा। ठीक है, एक एक वैल्यू धीरे धीरे हमें कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जब तक वैल्यू 1 से बड़ी है तब तक हमारा काम होगा। ओके, सो एज वी वर टॉकिंग अबाउट द कंडीशन, जब तक हमारा जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा है तब तक हमें सारी काम करवाने। अब एक्चुअली में काम क्या करवाना है, जो i है, जो हमारा वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो सिंपली मैंने लिख दिया है प्रिंट एफ परसेंटेज स्लैश एन आई। अब यहाँ पे i की इनिशियल वैल्यू है 10 और 10 जो है वो 1 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है हमारी। तो इस लूप के अंदर आएंगे, हमारा प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और 10 एज अ वैल्यू हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। अब हमें करना क्या है, 10 के बाद हमें जाना है कौन सी वैल्यू पे, 9 पे। अब 10 से अगर 9 पे जाना है तो सिंपली क्या करना होगा, -1 कर दो, पहुंच जाएंगे हम 9 पे। 9 में -1 कर दो, पहुंच जाएंगे हम 8 पे। उस पे फर्दर -1 कर दो, पहुंच जाएंगे हम 7 पे, देन 6 देन 5 एंड सो ऑन अप टिल 1। तो यहाँ पे हम i प्लस प्लस नहीं बल्कि i माइनस माइनस को काम में लेंगे, क्योंकि हमें एक एक वैल्यू को डिक्रीमेंट करते जाना है, एक एक स्टेप पीछे आते जाना है। तो i की इस स्टेटमेंट के बाद जो वैल्यू होगी दैट विल बी 9। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे कमेंट में डिक्रीमेंट आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर i की जो हमारी वैल्यू है दैट इज 9 और 9 जो है वो भी 1 से बड़ा होता है।
कंडीशन ट्रू है हमारी। फिर से लूप पे चलेगा, फिर से यहाँ पे i की वैल्यू प्रिंट होगी यानी कि 9 प्रिंट होगा, फिर से माइनस माइनस यानी कि अब यहाँ पे i की जो वैल्यू है वो बन चुकी है हमारी 8। 8 जो है वो फिर से 1 से बड़ा है, फिर से कंडीशन ट्रू है। फिर से i की वैल्यू प्रिंट होगी यानी कि 8 प्रिंट होगा, फिर से माइनस माइनस इट बिकम्स 7। 7 भी 1 से बड़ा है, प्रिंट हो गया। फिर 6, 6 भी बड़ा है, 6 प्रिंट हो गया। सेम गोज फॉर 5, 4, 3 एंड 2। अब इंक्रीमेंट होके वैल्यू हो गई, सॉरी डिक्रीमेंट होके वैल्यू हो गई है 1। अब यहाँ पे 1 जो है वो 1 से बड़ा तो नहीं है पर 1 के बराबर जरूर है। फिर से कंडीशन ट्रू हो गई, फिर से हमारा ये लूप चलेगा, i की वैल्यू यानी कि 1 प्रिंट होगा और अब फिर से एक और बार डिक्रीमेंट होगा। नाउ इट बिकम्स 0 और 0 जो है वो ना 1 के बराबर है और ना ही 1 के बड़ा है। तो अब हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई है। हम आ जाएंगे इस लूप के जस्ट बाद वाले स्टेटमेंट पे यानी कि गेट ch पे। तो हमारी 10 से लेके 1 तक की सीरीज कुछ इस तरीके से प्रिंट होगी। अब किसी को इस वाले पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, इस प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम है? ऑलराइट देन, सबको क्लियर है प्रोग्राम? तो अब हमने एक और एग्जाम्पल किया था फॉर लूप के साथ में, जहां पे हमने 10 नंबर्स का इनपुट लिया था और सम डिस्प्ले करवाया था। तो मैंने सेम प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया है, बस मैंने यहाँ पे व्हाइल लूप को काम में लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले वही चीज हमें यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करना है और इनिशियलाइज भी करवाना है, क्योंकि लूप जो है वो किस हिसाब से चलेगा ये डिसाइड तो काउंटर वेरिएबल ही करता है। तो यहाँ पे मैंने i को एज अ काउंटर वेरिएबल क्रिएट किया है जो कि हमारे लूप को कितनी टाइम चलाना है उसका डिसीजन लेगा। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन के साथ साथ i के अंदर इनिशियल वैल्यू 1 भी मैंने असाइन कर दी है। अब उसके बाद मुझे 10 इंटीजर्स का इनपुट लेना है, तो मैंने यहाँ पे नम वेरिएबल क्रिएट कर दिया है इनपुट लेने के लिए। और फाइनली मुझे यहाँ पे सम भी कैलकुलेट करना है, तो मैंने यहाँ पे एक सम वेरिएबल क्रिएट किया जिससे मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब 0 से इसीलिए इनिशियलाइज किया है क्योंकि नहीं तो उसमें गार्बेज वैल्यू आ जाएगा और फिर गार्बेज वैल्यू का सम हो जाएगा तो हमारा आउटपुट जो है वो गलत आएगा। फॉलोड बाय CLR SCR। अब कहा गया है हमें 10 इंटीजर्स का इनपुट लेना है, तो 1 से 10 तक तो हम कैसे पहुंचेंगे? तो यहाँ पे कंडीशन मैंने लिख दी है, जब तक हमारी i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक लूप चलना चाहिए, तब तक ही इनपुट लो, तब तक ही कैलकुलेशन करो और तब तक ही इंक्रीमेंट करो। तो printf enter a number and scanf। तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ नम मैंने लिखा है, %d टाइप की वैल्यू ये नम नाम के वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर कर देगा। अब जो भी वैल्यू नम के अंदर आई है सिंपली उसे मुझे सम के अंदर ऐड करवाना है। तो सम प्लस इक्वल्स टू नम यानी कि सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नम। तो सम के अंदर इनिशियल वैल्यू है 0, मान लीजिए 5 इनपुट किया गया है तो 0 + 5 बिकम्स 5 जो कि अब सम के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पे फिर से मैंने कर दिया है i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू 2 हो गई, 2 इज लेस देन 10 यानी कि सेकेंड टाइम अब हमारा लूप चलने वाला है। फिर से हमारे पास में मैसेज आएगा एंटर एन नंबर और फिर से आएगा स्कैनफ। मैंने यहाँ पे अब इनपुट कर दिया 7। ठीक है, सम के अंदर जो लास्ट टाइम वैल्यू थी दैट इज 5। 5 में अगर 7 को प्लस करूं तो इट बिकम्स 12। वापस सम के अंदर असाइन किया है तो अब सम की वैल्यू हो गई है 12। फिर से प्लस प्लस किया, i की वैल्यू हो गई 3। 3 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है यानी कि थर्ड टाइम हमारा लूप चलने वाला है। फिर से इनपुट मांगा जाएगा, अब मैंने इनपुट कर दिया 4। ठीक है, तो सम प्लस इक्वल्स टू नम, सम के अंदर लास्ट में था 12। 12 में अगर 4 को ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 16, तो सम के अंदर अब 16 आ जाएगा। फिर से i प्लस प्लस करेंगे इट बिकम्स 4 यानी कि फोर्थ टाइम हमारा लूप चलने वाला है। फिर से इनपुट लिया जाएगा, जो भी इनपुट प्रोवाइड करेंगे वो सम के अंदर जाके ऐड हो जाएगा। फिर से इंक्रीमेंट, फिर 5th टाइम लूप, फिर 6th टाइम, देन फिर 7, देन 8, देन 9 एंड देन 10th। फाइनली जब हमारी इंक्रीमेंट होके वैल्यू 11 हो जाएगी तो वहां पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम आ जाएंगे इस लूप के बाद जो स्टेटमेंट लिखा है उस पे। आप यहाँ पे है printf sum %d sum। तो 10 बारी जो नंबर इनपुट हमने किया है उसका जो भी सम कैलकुलेट फाइनली किया था वो यहाँ पे हमारे पास में आउटपुट के तौर पे डिस्प्ले हो जाएगा। और फाइनली मैंने लिखा है गेट ch। तो जो प्रोग्राम हमने फॉर से इम्प्लीमेंट किए हैं आप चाहो तो एग्जैक्टली वाइल से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन?
जब हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का पार्ट कवर किया था, तो वहाँ पे मैंने मॉडुलस ऑपरेटर और डिवीजन का काफ़ी सारे आपको एग्ज़ाम्पल्स करवाए थे, किस तरीके से डिजिट्स निकल के आती हैं, कैसे काम होता है, अलग-अलग एक्सप्रेशंस काफ़ी सारे मैंने आप लोगों से सॉल्व करवाई थी। और एक क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को दिया था। डिजिट्स को फेच करना बता के मैंने कहा आपको एक नंबर का इनपुट लेना है, कुछ भी नंबर हो सकता है, 3 डिजिट नंबर लीजिए और उसके सारे डिजिट्स का सम करिए। तो हुआ क्या, हमने एक नम वेरिएबल क्रिएट कर लिया जिसमें इनपुट ले लिया, एक डिजिट 1, एक डिजिट 2, एक डिजिट 3, 3 वेरिएबल बना लिए, तीनों को हमने प्लस करवा लिया, तीनों वेरिएबल को, और फिर उनका जो सम है वो हमने डिस्प्ले करवा दिया। इस तरीके से हमने काम किया। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नम के लिए वेरिएबल चाहिए, फिर 3 हमें और वेरिएबल चाहिए क्योंकि 3 डिजिट का नंबर है, फिर एक सम वेरिएबल और चाहिए, यानी कि हमारे पास में ऑन टोटल 5 वेरिएबल्स हैं, 10 बाइट की मेमोरी तो हमारी ऐसे ही वेस्ट हो। अब ऐसा कोई रूल नहीं है कि यूजर हमेशा हमें 3 डिजिट का नंबर ही इनपुट करेगा। वो कुछ भी इनपुट कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर की बात करती हूँ, अनसाइंड इंट की चलिए हम बात कर लेते हैं। तो 0 से लेके 65,535 तक वो कुछ भी नंबर हमें दे सकता है। इट कैन बी अ 2 डिजिट नंबर, और इट कैन बी अ 3 डिजिट नंबर, और इट कैन बी अ 4 डिजिट नंबर, और इट कैन बी अ 5 डिजिट नंबर एज़ वेल। तो हम हर बारी थोड़ी ही नंबर को चेक करेंगे कि अच्छा नंबर अगर इस रेंज में है तो ये करना, वरना ये करना, वरना वो करना, कितना लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक्चुअली में पता ही नहीं है कि नंबर कितना बड़ा आने वाला है। तो जब हमें नहीं पता होता है कि स्पेसिफिकली हमें कितनी बारी लूप चलाना है, देन वी यूज व्हाइल और डू व्हाइल। लेकिन यहाँ पे अगर यूजर ने कोई नंबर इनपुट किया है तभी तो सारा काम करेंगे, तो कंडीशन के ट्रू होने पर ही सारा काम होगा। तो इसी वजह से हम यहाँ पे काम में लेंगे प्री टेस्टेड इनडिटर्मिनेट यानी कि व्हाइल लूप। अब यहाँ पे जो वर्किंग है वो क्या है? वर्किंग ये है कि हमें एक नंबर इनपुट करना है, ठीक है? और वो नंबर के अंदर जितने भी डिजिट्स हैं, उन सबका सम होगा। इनपुट क्या है? 123, तो अब इसमें डिजिट है 1, 2 एंड 3, प्लस करेंगे तो आंसर आपके पास में डिस्प्ले होके आना चाहिए 6। सिमिलरली सेकंड टाइम मैंने जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, तो नंबर मैंने इनपुट कर दिया 1, 4, 5, 6, 7। अब देखिए 3 डिजिट और 5 डिजिट नंबर, यूजर ना कुछ भी कर सकता है, किसी भी तरीके का इनपुट दे सकता है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता, कभी-कभी अलग-अलग तरीके की रिक्वायरमेंट कहता है करने के लिए। तो यहाँ पे अलग-अलग वेरिएबल बनाना इज नॉट अ सूटेबल ऑप्शन, वी विल यूज लूप। तो अगर कभी भी आपके पास में अब क्वेश्चन आता है कि आपको एक नंबर का इनपुट लेना है और सम ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करना है, तो कोई भी सिंपल वेरिएबल क्रिएट करके सम मत करना, लूप को यूज करके सम करना, क्योंकि यूजर कुछ भी नंबर इनपुट कर सकता है। इट कैन बी अ 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, अगर लॉन्ग की बात करें तो 6, 7 डिजिट नंबर भी हो सकता है। ठीक है? तो यहाँ पे अगर कुछ इस तरीके का इनपुट होगा तो सारे डिजिट्स का सम करने पे हमारा आउटपुट 23 आना चाहिए। अब इसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उसी का एग्जाम्पल हमारा आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें पहली बात तो नंबर का इनपुट लेना है। दूसरी बात, हमें अलग-अलग डिजिट्स करनी पड़ेंगी। अगर मुझे यहाँ पे 7 को एक्सेस करना है, तो इस 7 को इस नंबर से अलग करना पड़ेगा। सिमिलरली 6 को भी अलग करना पड़ेगा, देन 5, देन 4, देन 1। तो यहाँ पे अलग-अलग डिजिट को स्टोर करवाने के लिए मैंने डिजिट नाम का वेरिएबल काम में लिया है। अब यहाँ पे क्यों सिर्फ एक ही वेरिएबल काम में लिया है? क्योंकि यहाँ पे लूप के थ्रू वर्किंग होगी, तो हम सेम ही डिजिट के अंदर, सेम ही वेरिएबल के अंदर सारी स्टोरिंग करवा सकते हैं। अलग-अलग वेरिएबल क्रिएट करने की नीड नहीं है। और फाइनली मुझे यहाँ पे जो सम कैलकुलेट करना है, उसके लिए सम नाम का वेरिएबल और इनिशियलाइज करवा दिया है 0 से, ताकि गार्बेज वैल्यू में कुछ भी एडिशन नहीं हो। तो ये है मेरे 3 वेरिएबल, देन फॉलोड बाय स्केलर एसटीआर, और उसके बाद है हमारा नंबर। अब यहाँ पे देखिए, मुझसे ये नहीं कहा गया है कि 10 नंबर्स के लिए आपको काम करवाना है। सिर्फ एक नंबर का इनपुट लेना है और उसका डिजिट का सम करना है। क्वेश्चन इज डिफरेंट नाउ। तो सिर्फ एक ही नंबर का इनपुट लेना है तो आप लूप में नहीं लिखेंगे। printf एंटर अ नंबर एंड scanf %d एड्रेस ऑफ नम। अब यहाँ पे हमें कब तक चेक करना है? देखिए, यहाँ पे मैंने आपको मॉड्यूलस और डिवीजन वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करके बताया था। तो मॉड्यूलस को यूज करके क्या होता है, हमारे पास में रिमाइंडर यानी कि जो लास्ट डिजिट है वो 1 बाय 1 फेच होके आती रहती है, और फिर अगर हमें इस डिजिट को हमारे मेन नंबर में से हटाना होता है, तो हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो लास्ट डिजिट क्या होता है, हट जाती है। और ये सारा काम तब होगा जब हम 10 से मॉड्यूलस और 10 से डिवाइड करेंगे तब।
तो वही चीज़ें आपको यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करनी है। आई होप कोई भी भूला नहीं है अरिथमेटिक ऑपरेटर की वर्किंग को। अब हमें ये जो वर्किंग है वो तब तक इम्प्लीमेंट करनी है जब तक हमारे पास में सारे डिजिट काम में नहीं आ जाते। जब तक हमारा जो नंबर है वो 0 नहीं हो जाए, तब तक हमें चेक करते रहना है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है हमारी दैट इज व्हाइल नम इज ग्रेटर देन 0। जब तक हमारे नंबर के अंदर किसी ना किसी तरीके की डिजिट है, कुछ ना कुछ लॉजिकल वैल्यू उसके अंदर प्रेजेंट है, तब तक काम करवाना है। अब ये नंबर क्या होगा, इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इट कैन बी एनीथिंग। तो इसी वजह से यहाँ पे हमने व्हाइल लूप को काम में लिया है। तो कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस के केसेस में आपको व्हाइल लूप को काम में लेना होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे सम करना है। लेकिन सम करने से पहले डिजिट तो निकालनी पड़ेगी। जब डिजिट ही नहीं पता तो सम क्या करोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है डिजिट इज इक्वल्स टू नम मॉड 10। नम के अंदर मान लेते हैं यूजर ने इनपुट किया है 123। ठीक है, तो 123 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं, 123 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास में आएगा 3। देखिए यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट में आंसर हमारे पास में नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज मैंने आपको उस केस में भी बताई थी। सेम प्रोग्राम सारी लैंग्वेजेस में आता है, कोई रिस्पेक्टिव नहीं है, बस वहाँ पे चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती है। वहाँ पे चीजें बहुत ईजी हो जाती है क्योंकि प्री डिफाइंड बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। सी के अंदर पूरा पूरा कोड लिखना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन यहाँ पे एज अ ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जब 123 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा हमारे पास में 3। और 3 क्या है, इस नंबर का लास्ट डिजिट, और यही तो मुझे चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेशन परफॉर्म किया और डिजिट के अंदर मैंने 3 वैल्यू असाइन करवा ली। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, इस 3 को सम करना है। लेकिन सम करने से पहले अगर मैं दोबारा मॉडुलस ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी तो दोबारा से ही मुझे 3 रिटर्न करेगा। तो अब मुझे करना क्या है, इस 3 को मुझे इस ओरिजिनल नंबर में से हटाना है, डिस्कार्ड करना है। तो यहाँ पे 123 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे ये डिवीजन सिंबल की मैं अगर बात कर रही हूँ तो डिवाइड करने पे होता क्या है, हमें क्वोशिएंट रिटर्न होता है। तो क्वोशिएंट में आएगा हमारे पास में 12 और रिमाइंडर में आएगा हमारे पास में 3। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस 3 को हटाना है। सिर्फ जो बचे हुए 2 डिजिट्स हैं वो हमारे पास में निकल के आए। तो यहाँ पे हम काम पे लेंगे डिवीजन ऑपरेटर। तो नम डिवाइड बाय 10 और वापस से मैंने इसे असाइन करवा दिया है नम के अंदर ही। तो 123 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्वोशिएंट के तौर पे सिर्फ हमारे पास में 12 बचेगा। तो 3 डिजिट को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है डिजिट नाम के वेरिएबल के अंदर और ओरिजिनल नंबर के अंदर भी चेंजेस इंप्लीमेंट कर लिए। अब सिर्फ प्लस करना है। तो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस डिजिट। ओरिजिनली सम के अंदर 0 है, 0 में 3 को ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 3। ठीक है, यही स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले हमारी 3 डिजिट निकल के आएगी, उसके बाद हमारा जो नंबर है वो 12 हो जाएगा और उसके बाद सम की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, उसके बाद दोबारा से हमारा लूप चलेगा। नम इज ग्रेटर देन 0। नम के अंदर वैल्यू क्या है 12 और 12 जो है वो 0 से बड़ा होता है। तो फिर से हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर से यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा नम मॉड्यूलस 10। नम के अंदर क्या है 12। तो 12 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आता है हमारे पास में 2। और फिर से अगर मैं 12 को 10 से डिवाइड करूं तो क्वोशिएंट में मुझे मिलता है 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में जो सेकंड डिजिट थी वो एक्सट्रैक्ट होके आ गई और ओरिजिनल नंबर के अंदर हमने चेंजेस भी इंप्लीमेंट कर दिए। अब करना क्या है, डिजिट में सम करना है। तो 3 + 2 होगा, इट बिकम्स 5। जैसे कि मैंने इस डायग्राम के अंदर मेंशन किया है, 12 को डिवाइड करने पे यहाँ पे रिमाइंडर 2 एंड क्वोशिएंट में 1 और सम के अंदर आ चुका है हमारे पास में 5। सिमिलरली अब यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होगी, इसके अंदर अब हमारे पास में नंबर क्या बचा है 1 और 1 भी 0 से बड़ा होता है। फिर से कंडीशन ट्रू हो जाएगी। डिजिट नम मॉडुलस 10। तो यहाँ पे अगर मैं किसी भी छोटी वैल्यू को 10 से मॉडुलस करने का ट्राई करती हूँ तो वो छोटी वैल्यू ही हमें रिटर्न होके मिल जाती है। तो यहाँ पे डिजिट में अब हमारे पास में 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 को अगर मैं 10 से डिवाइड करने का ट्राई करूँ तो वो तो डिविजिबल ही नहीं होगा। तो क्वोशिएंट में हमारे पास में अब 0 बचेगा। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के अंदर वैल्यू नहीं आएगी, हमने इंटीजर वैल्यूज को कंसिडर किया है। तो अब इसके अंदर आ गया है 0। अब यहाँ पे फर्दर सम होगा तो 5 + 1 बिकम्स 6। सम भी कैलकुलेट हो गया।
नम के अंदर फाइनल वैल्यू 0 है और जो 0 है वो 0 से बड़ा नहीं होता है। तो अब हमारी कंडीशन जो है वो फ़ॉल्स हो गई है और हम आ जाएँगे इस स्टेटमेंट पे, यानी कि फाइनल सम ऑफ डिजिट्स क्या है? जो कि सम वेरिएबल के अंदर और सम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है दैट इज़ 6। तो कुछ इस तरीके से किसी एक नंबर का सम ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर दोगे, मान लीजिए ये 1, 4, 5, 6, 7 है, तो पहले 1 देन 4 देन 5 देन 6 देन 7 कुछ इस तरीके से एडिशन होगा। सिमिलरली 4042 दे देते हैं, तो पहले 2 एक्सट्रैक्ट होके आएगा, फिर 4 एक्सट्रैक्ट होके आएगा, फिर 0 एक्सट्रैक्ट होके आएगा, फिर वापस से 4 एक्सट्रैक्ट होके आएगा। तो यहाँ पे आप एक-एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करते जाओगे, उसे ओरिजिनल नंबर से हटाते जाओगे और फिर हम सम कैलकुलेट करते हैं। तो कभी भी अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है, तो आपको यहाँ पे इस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन करना है। अब हम अलग-अलग वेरिएबल क्रिएट करके कॉम्प्लिकेशन नहीं करेंगे। अगर आप 5 देखिए, यहाँ पे 6 डिजिट अगर आप काम में लोगे तो आपके पास में गड़बड़ आ सकती है क्योंकि मैंने यहाँ पे इंट टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है और इंट की जो रेंज होती है हमारी वो 32,767 तक होएगी, ठीक है? -32768 से लेके +32767 तक रहता है। तो अगर आपको यहाँ पे और भी बड़ा नंबर इनपुट करना है तो इसे आप अनसाइंड टाइप का वेरिएबल बना दीजिए। तो फिर इसकी रेंज बढ़ जाएगी, 65,535 तक हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पे और भी बड़ा नंबर करना है तो फिर आपको इसे लॉन्ग टाइप का बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रेंजेस के अकॉर्डिंग काम होगा, रेंज के बाहर अगर नंबर दे दोगे तो वैसे भी आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे रेंज के अकॉर्डिंग काम होता है। नंबर को अगर इंक्रीज़ करते जाओगे तो उसे इस रेंज में भी फॉल करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना सब लोग। तो एक और बारी इसी तरीके का एग्ज़ाम्पल हम लोग कल भी देखेंगे, जहाँ पे मैंने कुछ और इम्प्लीमेंटेशन किया है। लेकिन एक बारी इस प्रोग्राम को आप लोग खुद से ट्राई करके देखना, रन करके देखना। ड्राई रन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है और सेम टाइप के एग्ज़ाम्पल्स हम कल भी कवर करेंगे और किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम रह गई है, तो क्वेश्चन्स का आंसर भी फिर मैं कल ही करूँगी। टाइम एक्सीड हो गया है। नेक्स्ट क्लास का आपका टाइम हो रहा है गाइस, आप लोग ब्रेक ले लीजिए। साइबर सिक्योरिटी की आपकी क्लास है नेक्स्ट। इन केस किसी को क्वेश्चन है तो हाँ, मैं उसका आंसर कर देती हूँ आपको।